धोती कुर्ता कभी नहीं पहना था जीवन में। उन्होंने कहा अपना जीवन परिवर्तित करना होगा। मुझे वास्तव में धोती बांधना भी नहीं आता था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से धोती बांधना सिखाऊंगा। 25 जून 75 को एक आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश पर थोपा गया और उससे अपनी विद्या भारती के विद्यालय बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुए। 71 में सरकारी सेवा में जाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। एक दिन मैं एक विद्यालय में गया, लेकिन वहाँ के हाव भाव देख करके, अध्यापकों को देख करके उसी दिन निश्चय कर लिया, बालक जो है मास्टर की होता है, वो जैसा ताले को खोलना चाहे वैसा खोल सकता है। यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है तो उसका एकमात्र माध्यम उसकी उचित शिक्षा पद्धति और उसकी शिक्षा की व्यवस्था ही है। अगर समाज को विकसित बनाना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उसका मार्ग शिक्षा से होकर ही जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से एक ऐसा ही संगठन अस्तित्व में आया जिसे आज हम विद्या भारती के नाम से जानते हैं, और हम प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में विद्या भारती से संबंधित इस संगठन के विषय में विचार करने का। इसके लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान राम कुमार शर्मा जी, जिन्होंने वर्षों तक विद्या भारती में अध्यापन किया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह प्रेरणा मीडिया से स्वागत करता हूं आज के अपने अतिथि श्रीमान राम कुमार शर्मा जी का। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब पिछले अनेक वर्षों से संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक मंझे हुए स्वयंसेवक हैं। आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अंश विद्या भारती को समर्पित किया। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विद्या भारती या शिशु से जो प्रारंभ हुई, हमारी शिशु शिक्षा समिति ये जो प्रारंभ हुई, ये कैसे अस्तित्व में आई और आप इस योजना से कैसे जुड़े? अपने जीवन की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत BA BTC करके मैं और किसी कार्य के तलाश में था। अकस्मात विचरण करता हुआ मैं सरस्वती शिशु मंदिर पूर्वा महावीर, उस नाम से परिचित भी नहीं था, जिज्ञासावश निकट के लोगों से जानकारी करके कि यहाँ पर कोई विद्यालय चलता है क्या, तो अकस्मात मैं उस विद्यालय में पहुँच गया और मेरे सामने एक वरिष्ठ व्यक्ति श्वेत कुर्ता और धोती पहने हुए दिखाई दिए। मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि यहाँ पर विद्यालय में किसी शिक्षक की आवश्यकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिक्षक की आवश्यकता है, आप प्रधानाचार्य जी से मिल लें। उस समय प्रधानाचार्य जोरावर सिंह जितेंद्र कार्यरत थे। मैं उनके कार्यालय में जैसे ही पहुंचा, मैंने परिचय दिया, मैंने BA BTC किया है, मैं अध्यापन के लिए आपके पास आया हूं। तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार करते हुए और एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा। मैंने अध्यापन की दृष्टि से प्रार्थना पत्र उनकी सेवा में प्रेषित किया, तो सौभाग्य से लेख प्रारंभ से ही ठीक था। उनके मुंह से यही निकला कि कल प्रातःकाल विद्यालय आकर के आप और कार्यभार ग्रहण कर लीजिए। अगले दिन मैं कभी धोती कुर्ता कभी नहीं पहना था जीवन में। मैं सामान्य वेश में पैंट शर्ट पहन करके और विद्यालय पहुंच गया। प्रधानाचार्य से संपर्क किया। उन्होंने कहा देखिए, इस विद्यालय की कुछ परंपराएं हैं, उनके अनुसार आपको अपना जीवन परिवर्तित करना होगा। यहाँ वेश की मर्यादाएं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो शिक्षक घूम रहे हैं, उन सभी का एक निर्धारित वेश है, और वह है धोती कुर्ता और पदवेश में चप्पल। यह आचार्य वेश है।
वहाँ पढ़ रहे छात्रों का वेश भी बड़ा आकर्षक था, उसको देख करके कोई भी प्रभावित होगा। मैं भी उस वेश को देख कर के एक बार मन ठिठका कि मैंने कभी जीवन में कुर्ता पजामा भी नहीं पहना, पैंट शर्ट में ही रहता रहा, लेकिन जब किसी संस्था से जुड़ना है तो वहाँ के परिवेश में ढलना आवश्यक होता है। तो सहज रूप से वह स्वीकार कर लिया अनमने मन से, और अगले दिन एक वेश की व्यवस्था जुटाई। उस समय वाहन साइकिल होता था मेरे पास में, और मैं जैसे ही उसको लेकर के विद्यालय चलने के लिए हुआ तो वो धोती चैन में लिपट गई, और मैं उस फटी धोती को लेकर के प्रधानाचार्य के पास पहुंचा। मैंने कहा, भाई साहब मेरी धोती तो ये आज पहले दिन ही फट गई, तो रोज़ाना अगर ऐसे फटेगी तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, एक धोती ला करके विद्यालय में रख दीजिए, और विद्यालय समय से 15 मिनट पूर्व आप विद्यालय पहुँचें। मुझे वास्तव में धोती बांधना भी नहीं आता था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से धोती बांधना सिखाऊंगा। और वास्तव में वो धोती बांधना उन्होंने सिखा दिया, जिसको मैं 40 वर्ष तक अनवरत पहनता रहा, और लोग उदाहरण देने लगे कि धोती अगर पहननी है तो राम कुमार जी जैसी पहनो। तो पूरा ये प्रथम साक्षात्कार हुआ। और वहाँ जो शिक्षक थे उनका वेश, भैया बहनों का वेश देख करके, वहाँ का वातावरण और वहाँ के सेवक गण जो थे वह भी बहुत ही आदरणीय भाषा में वार्तालाप कर रहे थे, तो वास्तव में प्रभावित हुआ और निश्चय कर लिया कि ठीक है, अब इसी विद्यालय में कार्य करना है। तो ऐसे जुड़ना हुआ। मैं संघ को बिल्कुल नहीं जानता था। संघ क्या है, सरस्वती शिशु मंदिर क्या है, मुझे कोई पता नहीं था। पहली बार मैंने पदार्पण उस विद्यालय में किया, और वहाँ लिखा हुआ देखा, लाला रामेश्वर दयाल सरस्वती शिशु मंदिर पूर्वा महावीर। नित्य प्रति आना जाना होने लगा। 2 चीज़ों की प्रतिबद्धता थी, एक तो समय की प्रतिबद्धता और एक वेश की प्रतिबद्धता। बिल्कुल स्पष्ट आदेश थे कि आपका जो विद्यालय का समय निर्धारित है उसमें केवल आपको 5 मिनट की छूट दी जाएगी। उसके उपरांत यदि समय हो जाता है तो कृपया आप वापस घर लौट जाएं। ऐसे ही वेश के प्रति कि यदि वेश में नहीं, आचार्य वेश नहीं है, तो कृपया विद्यालय आने का कष्ट ना करें। तो ऐसा अनुशासन देख करके वास्तव में मन उद्वेलित हो रहा था कि बड़े कठोर नियम हैं, लेकिन ढलना था तो ढल गए उसमें जी। और विद्यालय का जो भवन का स्वरूप था, वास्तव में देखकर लगता था कि ये विद्यालय है, क्योंकि केवल प्रधानाचार्य का कक्ष ही वो लखोरी ईंटों से बना हुआ कक्ष होता था। बाकी विद्यालय सब टीन शेड में चला करता था, बिल्कुल साधारण विद्यालय की तरह। कोई कक्ष जो है, कक्ष ईंटों से परिपूर्ण नहीं था, सब कच्चे टीन के शेड थे, उन्हीं में कक्षाएं चला करती थी। लेकिन समाज का बहुत बड़ा योगदान था। कितना फर्नीचर चाहिए, कितने पंखे चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, ये सब समाज के द्वारा विद्यालय को समय समय पर उपलब्ध होती रहती थी। और इस प्रकार से जो भी संसाधन थे विद्यालय से संबंधित, वह इसी प्रकार से जुटाए गए। मैं 15 जुलाई और 1968 को आचार्य के रूप में उस विद्यालय में पहुंचा, और लगभग 10 वर्ष तक मैंने उस विद्यालय में कार्य किया। ऐसे में ही थोड़ा चल कर के आपातकाल की भी घोषणा हो गई थी 25 जून 75 को, और योजनाएं बनने लगी तरह तरह की। तो इस प्रकार से वो 10 वर्ष का कालखंड उस विद्यालय में बीता। भाई साहब, 25 जून 1975 को जब आपातकालीन स्थिति लागू हुई
तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो थे वो आपातकाल के विरोध में लामबंद हुए और उन सब ने उस आपातकाल का विरोध करना प्रारंभ किया और निश्चित रूप से उसका प्रभाव विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालयों पर भी पड़ा होगा। तो आप थोड़ा उसके बारे में भी बताएं कि 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद विद्या भारती के शिक्षकों और विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों का क्या परिणाम रहा, मतलब किस प्रकार से सरकार ने उनको जो है देखा। 25 जून 75 को एक आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश पर थोपा गया और उससे अपनी विद्या भारती के विद्यालय बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए कि सभी विद्यालयों को अधिग्रहण कर लिया गया और सब आचार्यों को विद्यालय के शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया और नगर पालिका और बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को ला करके उन विद्यालयों में, शिशु मंदिरों में अध्यापन के लिए छोड़ दिया गया। एक पक्ष तो यह रहा। दूसरा पक्ष प्रभावित करने वाला यह रहा कि भैया बहन प्रतिदिन यह पूछने लगे कि हमारे आचार्य जी कहाँ चले गए, ये कौन लोग आ गए। हमारे आचार्य जी तो कभी बीड़ी, सिगरेट, धुआं, धूम्रपान कुछ उन गलत आदतों से निर्मित नहीं थे और ये लोग दिन भर जो है, तो धीरे धीरे जहाँ 600 संख्या हुआ करती थी वहाँ 100 बच्चे, 50 भैया बहन उन विद्यालयों में रह गए। तीसरा कारण ये भी हुआ कि जो शिक्षक वहाँ लगाए गए ला कर के बाहर से, विद्यालय की सारी जितनी संपत्ति थी, चाहे पंखे होंगे, दरियाँ होंगी, मेज होंगी, माइक होंगे, फर्नीचर होगा, जो उनको अच्छा लगा सब अपने घरों को ले गए। ऐसी स्थिति भी आ गई। यानी भौतिक संसाधन जितने थे वह सब घरों को उठाकर ले गए और संख्या का ह्रास तो बुरी तरह से हुआ ही और विद्यालय एक प्रकार से ऐसा मानिए कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर आ गए, जैसे ये विद्यालय था ही नहीं, ये स्थिति हो गई। खैर वो 21 महीने का कार्यकाल काला काल था, वो काला अध्याय था वो। मुझे भी उसको झेलना पड़ा क्योंकि मेरे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे शारंगधर अवस्थी जी, उनको भूमिगत करना पड़ा। अधिकांश प्रधानाचार्य भूमिगत कराने पड़े, नहीं तो उनकी धरपकड़ होनी थी, जेलों में ठूसा जाना था। उन्होंने मुझे कार्यभार दे करके अब कार्यकालीन प्रधानाचार्य के नाते आप कार्य करिए जी। और वो 21 महीने का कार्यकाल वास्तव में बड़ा विभत्स था, है ना। विद्या भारती की योजना को ध्वस्त करने की प्लान थी कि ये विद्यालय नहीं पनपे, ऐसा एक भाव था। जैसे ही वो समाप्त हुआ, फिर जिन जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं थे वह एक संकल्प संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े मनोबल से और उस विषय को लिया कि हमको इतनी संख्या में अब विद्यालय खड़े करने हैं। जो प्रभावित हो गए उनको तो खड़ा करना ही है, लेकिन जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ भी हम छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, हम जहाँ भी भले ही कोई स्थान है, हम किसी के घेर में, किसी की धर्मशाला में, है ना, कहीं भी जहाँ जगह मिलेगी हम उस गांव के, उस कस्बे के, उस नगर के भैया बहनों की शिक्षा का प्रबंध करेंगे। और एक बड़ी संख्या में वास्तव में शिशु शिक्षा समिति, भारतीय शिक्षा समिति पहले से थी ही, लेकिन एक जन शिक्षा समिति गठित की गई और उसके अंतर्गत बहुतायत में विद्यालय खोले गए जहाँ जैसा मिला लेकिन वहाँ अध्यापन के लिए व्यक्ति को ढूंढना, आचार्य के नाते व्यक्ति की तलाश करना, वो बहुत कठिन काम था। खैर जैसे तैसे करके संघ के स्वयंसेवकों ने, मैंने भी 2-3 स्थानों पर विद्यालय शुरू कराए उस समय जी, जहाँ विद्यालय नहीं थे। एक जगह मैंने अपने पुत्र को भेजा, एक उसका मित्र था उसको भेजा कि तुम इस विद्यालय को देखो अध्यापन के लिए जी। और वहाँ शिशु मंदिर नाम दे करके वो विद्यालय शुरू किया। वो अब विद्यालय आज भी चल रहा है। दूसरा विद्यालय मैंने दोराला में शुरू कराया, वहाँ भी एक मेरे परिचित बालक था, उसको मैंने वहाँ की व्यवस्था सौंपी। एक छोटा मवाना में मैंने एक विद्यालय शुरू कराया कि यहाँ विद्यालय तुम चलाओ।
ऐसे 3-4 बालकों को पकड़ के मैंने वो 3-4 स्थानों पर प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे मानसिकता व्यक्ति की होती है, कुछ धनोपार्जन भी हो, लेकिन उस स्थिति में नहीं थे हम। आश्वासन देते रहे और धीरे धीरे वो व्यवस्था कुछ स्थानों पर बनी रही, कुछ स्थानों पर समाप्त हो गई। जो स्थान मिला था वो स्थान भी जिनका था उन्होंने ले लिया। अब दूसरे स्थान की कल्पना करना, जुटाना बड़ा कठिन था उस समय में। उसके बावजूद भी आपने दुर्गम क्षेत्रों में उस समय बहुत विद्यालय खुले जन शिक्षा समिति के अंतर्गत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर चुका है और एक नए क्षितिज की ओर अग्रसर है। ऐसी स्थिति में विद्या भारती को आप संघ के शताब्दी वर्ष की इस परिकल्पना में कैसे देखते हैं? जैसे सभी अनुसांगिक क्षेत्रों में संघ की ओर से चलाए जा रहे अनुसांगिक क्षेत्र हैं, उनमें विद्या भारती एक महत्वपूर्ण उसका अभिन्न अंग है। और जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 25,000 के करीब विद्यालय पूरे देश में कार्यरत हैं। शुरू में जो बात मैंने आपके सामने रखी कि समर्पित लोग बिना निस्वार्थ भाव के शिक्षण कार्यों के लिए आ जाते थे, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात से कि आज वह स्थिति दिखाई नहीं देती। लेकिन सब समाज एक सा नहीं होता, आज भी लोग काम कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। लेकिन एक दिशा ये भी जानी चाहिए, हमारे जिनकी प्रेरणा से हम ये संस्थान चला रहे हैं, उसके पीछे वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारी देन उसी की है। जितने अनुसांगिक क्षेत्र हैं वो सब खड़े हुए हैं, लेकिन विद्या भारती का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। वो इस दृष्टि से है कि चाहे किसी प्रकार के संसाधन हो, किसी प्रकार की सहयोग की बात आती हो, तो वहाँ का आचार्य, वहाँ के संसाधन हर समय उपलब्ध होते हैं। कोई कार्यक्रम बड़ा लेना है तो विद्यालय के परिसर आज हमारे पास बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे भवन खड़े हुए हैं। पहले हमारे पास छोटे छोटे टिन शेड भवन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सौभाग्य से संघ के संकल्पना के अनुसार समाज के सहयोग से समाज का बड़ा योगदान है। और उसके कारण से लगभग आज कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसके पास अपना सुसज्जित भवन ना हो, तो उनका उपयोग हम समाज के काम के लिए करते हैं। संघ के 100 वर्ष के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका योगदान बहुत अधिक है इसमें। भाई साहब, आपने बताया कि वो टीन शेड में सामान्य से स्कूल, लेकिन अति असामान्य व्यक्तित्व को गढ़ने की कला ऐसे विद्यालयों में थी। और वहाँ के अध्यापक, सेवकगण, वहाँ का जिसको हम आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कह देते हैं, 4th क्लास कह देते हैं, उनका भी जो बोलने की जो शैली थी वो प्रभावित करने वाली होती थी। तो निश्चित रूप से वो कोई सामान्य विद्यालय तो नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है। तो आप बताएंगे कि ये शिशु मंदिर जो है इसकी क्या रीति नीति है, क्या इसका दर्शन है, इसकी फिलॉसफी क्या है? समाज में चलने वाले उस समय के विद्यालय वास्तव में वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्र भावना से उत्प्रोत नहीं था। तो अपने वरिष्ठ कुछ प्रचारकों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, संस्कारवान ऐसी एक शिक्षा संस्थान बनाने की कल्पना घर कर रही थी। तो ऐसा विचार करते समय भावराव देवरस जी, नानाजी देशमुख और कृष्णचंद गांधी, इन 3 लोगों के प्रयास से अपनी जो ये विद्या भारती की संकल्पना संजोई गई। तो प्रारंभ करने से पहले यह विचार हुआ भाई नाम क्या रखा जाए। तो काफ़ी मंथन के बाद अपनी रीति नीति के अनुसार, जैसे अपना ज्ञान और आलोक की देवी माँ सरस्वती, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि आती है जी, ऐसी माँ सरस्वती का पहले नाम के साथ वह जोड़ने का विचार आया कि हमको भैया बहनों को शिक्षा देनी है, तो शिक्षा की देवी सरस्वती हैं। इसलिए अपने विद्यालय के नाम से पहले
सरस्वती जोड़ा जाए। इसके बाद में विचार आया कि मंदिर के लिए आस्था का केंद्र हमारी सरस्वती तो विराजमान हो जाएंगी, लेकिन वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले भैया बहन जो आएंगे उनको हम क्या नाम दें। जी। तो वह शिशु करके संकल्पना संजोई गई। जैसा मिशनरीज स्कूलों में अक्सर किंडरगार्टन जिसको बोल देते हैं, उसको उन्होंने भारतीय स्वरूप प्रदान किया। जी, ऐसा कह सकते हैं। शिशु वाटिका के नाम से प्रचलन हुआ। 3-4 वर्ष के भैया बहन आते थे और बड़े नगर में, बड़े बड़े महानगरों में भी शिशु मंदिर की एक छाप थी। नाम की तो कल्पना संजोई गई और मंदिर इसलिए जोड़ा गया कि देवी माँ सरस्वती को, शिक्षा की जो देवी है, उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो शिशु आएंगे तो वह एक पुजारी के रूप में आएंगे। जी। और पुजारी और माँ सरस्वती के लिए कोई स्थान चाहिए तो उसको मंदिर की संकल्पना संजोई गई। तो ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर का एक भाव जगा और सबसे पहला विद्यालय गोरखपुर में, पक्की बाग गोरखपुर एक स्थान है जी, वहाँ पर वह विद्यालय की स्थापना 1952 में प्रारंभ कर दी गई। नानाजी देशमुख और कृष्णकांत गांधी प्रचारक थे और भावराव देवरस भी उस समय प्रचारक हो गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही ये विद्यालयों की संकल्पना संजोई गई। अन्यथा बहुत प्रकार के विद्यालय समाज में चलते रहे, लेकिन एक अच्छा दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, संस्कार देने वाला ओतप्रोत, झुग्गी झोपड़े गिरी कंदराओं में निवास करने वाले भैया बहन बच्चे जो होते थे, अभावों से जीने वाले होते थे, तो ये विचार आया कि उन ऐसे बालकों के लिए भी ये केंद्र हों। केवल शहर के धनाढ्य लोगों के लिए यह विद्यालय ना हो, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी संकल्पना उस समय इन लोगों के मन में आई और वैसी ही योजना बना करके प्रथम विद्यालय गोरखपुर में शुरू कर दिया गया। भावराव जी के जिम्मे इस संकल्पना संजो करके और पूरा दायित्व उन पर छोड़ दिया गया कि अब आप इस काम को देखेंगे विशेष रूप से। जी। प्रारंभ काल में 5-6 विद्यालय सन 54 तक, 52 में जैसे ही योजना शुरू हुई तो केवल 5-6 विद्यालय अपने इस उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ते थे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और रामपुर। तो ये 6-7 विद्यालय उस समय 54 तक आते आते इस क्षेत्र में दिखाई दिए। अब एक समिति, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के नाम से लखनऊ में होती थी, जो सब विद्यालयों के कहाँ खोलने हैं, किस स्थान पर खोलने हैं, कौन सा स्थान होगा, क्योंकि स्थान मिलना ही कठिन था उस समय में। बिल्कुल। अब जिस विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ उसका भी एक ट्रस्ट था। ट्रस्ट से वो 99 वर्ष के पट्टे पर लिया गया था भूमि और लंबे समय तक विवाद बना रहा। धीरे धीरे वो विद्यालय में परिणत होता गया। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ भी विद्यालय खुले, कोई धर्मशाला मिल गई, किसी का मकान मिल गया, तो शुरू में विद्यालय को चलाने के लिए, बैठाने के लिए भी स्थान नहीं हुआ करते थे। अच्छा, दूसरा विषय यह आया फिर कि हमने ये शिशु मंदिर तो खोल लिए, संकल्पना बहुत बढ़िया संजोली मन में, जो भाव देने वाली है, लेकिन इनको पढ़ाने वाले लोग कैसे हों, कौन होंगे? तो ऐसे लोगों की ओर दृष्टि दौड़ाई गई। तो विचार हुआ कि हमको डिग्री धारक लोग नहीं चाहिए, पीएचडी किए हुए हों, बीएड हों, एमएड हों, ऐसा चिंतन मनन कभी विचार नहीं किया गया। तो विचार आया कि हमको संघ परिवारों से, संघ की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति खोजने चाहिए जो शिक्षण का कार्य करें। उनको नाम क्या देंगे? गुरुजी कहेंगे, अध्यापक कहेंगे,
हैं, या मास्टर जी भी या चलन में था उस मास्टर जी समय। कहेंगे। तो इस पर चिंतन मनन होने लगा। तो चिंतन मनन होने के बाद विचार आया कि नहीं, ये तो अन्य जगह अन्य स्थानों पर प्रयोग होने वाले हैं, हम लीक से हट करके कोई नाम विचार करते हैं। तो विचार किया गया कि हम जो हमारा शिक्षक हो, जो हम अपने आचरण के द्वारा भैया बहनों को उचित प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सके, हमको वह आचरणवान शिक्षक चाहिए और उसको हम आचार्य कह कर के पुकारेंगे। क्योंकि हमारे गुरुकुलों में परंपराएं थी पहले, तो वहाँ सब आचार्य ही कहते थे। गुरुकुलों में विद्यार्थी जो होते थे, तो वही भाव लेकर के आचार्य की संकल्पना संजोई गई और उनको आचार्य का नाम दिया गया। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा अपने सभी श्रोताओं को जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि भारत की एक विशिष्ट परंपरा रही है, हर शब्द में भारत का तत्व विद्यमान है। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि आचार्य यानी अध्यापक भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं। तो भाई साहब ने बताया जो अपने आचरण से शिक्षा दे वह आचार्य। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में हुआ करते थे, अपने आचरण से बच्चों को सीख देने वाले। तो ऐसी परंपरा इन शिशु मंदिरों में विकसित की गई। जी भाई साहब। नगर के संभ्रांत परिवारों से अधिकांश भैया बहन शिशु मंदिर की ओर आया करते थे। उस प्रकार की शिक्षा देने वाला अन्य कोई विद्यालय उस समय में नहीं था। अब विचार एक ये आया कि जो विद्यार्थी आने वाले हैं, जिनको ये आचार्य शिक्षा देने वाले हैं, उनको हम किस नाम से पुकारें। उनका नाम लेकर के पुकारें, ए बालक कह कर के पुकारें। तो ऐसे फिर विचार मंथन हुआ उस दृष्टि से, तो सब समझ में आकर के और निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम लीक से हट करके उनको भैया बहन कह करके संबोधित किया करेंगे। और आपस में विद्यालय में यही चलन हो गया और सब आपस में भैया बहन की तरह से व्यवहार करते थे। आचार्य और भैया बहनों का ऐसा तादात्म्य और संबंध जुड़ा कि उनको ऐसा लगता कि हम विद्यालय में नहीं हैं, परिवार में हम हैं। परिवार में हैं। आचार्य ऐसे घुल मिल जाते थे। पृथ्वी पर लेटना होता था तो लेट जाते थे, घोड़ा बनना होता था तो घोड़ा बन जाते थे। तो भैया बहनों को बड़ा आनंद आता था कि अरे ये तो जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, वैसा ही हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमारे घर के ही सदस्य हैं। तो ऐसा माहौल पा करके भैया बहनों का मन शिशु मंदिरों में बहुत अच्छी प्रकार से लगने लगा। अब एक पक्ष और छूटता है, जो विद्यालय की सेवा शुश्रूषा में काम करने वाले हमारे सेवक बंधु होते थे, उनको सेवक कहना उचित नहीं लगता था, कर्मचारी कहना उचित नहीं लगता था। विचार किया गया कि हमने विद्यालय का नाम भी ठीक से विचार कर लिया, शिक्षकों का नाम भी हमने ठीक से विचार कर लिया, पढ़ने आने वाले भैयाओं का भी नाम हमने ठीक से विचार कर लिया। अब इनका विचार भी कोई ऐसा हो जो इनके आत्मसम्मान को गौरवान्वित करे। जी। तो उन सेवकों के लिए भी मैया जी और भैया जी यह शब्द विचार किया गया कि आगे से हमारे विद्यालय में कोई सेवक कर्मचारी नहीं कहेगा और इनको भैया जी और मैया जी कह करके हम सब पुकारा करेंगे। यह निर्णय हुआ। तो इस प्रकार से चारों पक्ष जो है विद्यालय की संकल्पना के अनुसार ठीक से विचारार्थ हुए। मैं तो सुनते हुए ही भावातीत स्थिति में पहुंचने वाला हूं। आपकी बातें सुनते हुए ऐसा लगता है कि किस प्रकार से केवल शब्द बदल देने से आपने एक ऐसी परंपरा का निर्वहन किया कि जो भारत के तत्व को, भारत की अस्मिता को, जो भारत के मूल्यों को हमारी पीढ़ी में ले जाने वाली थी। और आजकल देखा जाता है कि हम जो मुख्य लोग होते हैं उन पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो साधारण वंचित समाज के लोग हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस समिति ने, इस विचारधारा ने समाज के उस वंचित वर्ग का भी ध्यान रखा, ना केवल पढ़ाई की दृष्टि से बल्कि जो वहाँ पर सेवा कार्य करने आते थे उनको भी आदर सूचक शब्द से
उन्होंने अभिहित किया। आज लगभग 70 वर्ष के बाद ये जो परंपरा प्रारंभ हुई शिशु मंदिर से, आज शहर शहर नगर नगर, जहाँ तक मैं समझता हूँ सरस्वती विद्या मंदिरों की एक श्रृंखला स्थापित हो गई है। तो इस यात्रा में प्रारंभ से लेके अब तक क्या परिवर्तन आए और आज की वर्तमान अवस्था में, वर्तमान में आप इसको किस रूप में देखते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। प्रारंभ में जब संस्थान से जुड़ने का विचार आया तो वास्तव में संकल्पना यह संजो कर आए थे कि अब हम कहीं नौकरी के भाव से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वास्तव में वेतन नाम का कोई विषय ही नहीं था जी। 55 रुपये उस समय आचार्यों का मानदेय कहते थे, उसको वेतन नहीं कहते थे। और उस 55 रुपये में बहुत संतुष्टि और आत्मसंतोष होता था जी। घर की व्यवस्थाएं भी ठीक से चल जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होते गए उस प्रकार के लोगों को मिलना भी दूभर होता चला गया धीरे धीरे जी। आवश्यकताएं बढ़ने लगी परिवारों की। अब मेरे साथ भी एक घटना ये घटी कि मैं जैसे बीए बीटीसी करके योजना में घुसा तो परिवार का भी दबाव था, सहयोगी बंधुओं का भी दबाव था कि आप सरकारी सेवा में क्यों नहीं चले जाते। अब मैंने सोचा मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो क्या वहाँ के लिए की है, और मुझे सौभाग्य से 71 में सरकारी सेवा में जाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। एक दिन मैं एक विद्यालय में गया, ज्वाइन मैंने किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ के हाव भाव देख करके, वहाँ का अध्यापन देख करके, वहाँ के अध्यापकों को देख करके उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं कल से इस विद्यालय में नहीं आऊँगा। और प्रधानाध्यापक को मैं कह कर के आया कि भाई साहब मेरे स्थान पर आप किसी अन्य को सेवा का अवसर प्रदान कर दें, मैं संभवतः कल से नहीं आऊँ। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं तो अकेला हूँ, अब हम 2 हो गए हैं और नहीं आप आइए, 1 महीने बाद आइए। तो मैं तो अगले दिन फिर अपने शिशु मंदिर पहुँच गया जी। ऐसे 2-3 अवसर बार बार मिलते रहे, लेकिन कहीं नगर पालिका में भी 2 दिन गया तो वहाँ पर अध्यापकों का हाव भाव देखा, गाली गलौज, तुम घर पर उठा करके विद्यालय से ये ले गए, तुम ये ले गए। मेरा मन कुंठित हो गया। और मेरे एक मित्र मेरे से 1 महीना पहले वहाँ पर कार्यरत थे, देवीदत्त त्यागी जी उनका नाम था, बड़े मेरे घनिष्ठ मित्रों में थे। मैंने त्यागी जी ये विद्यालय है या क्या है, मेरी तो समझ से परे है, शिशु मंदिर और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा। आप भी शिशु मंदिर में रहे, मैं भी रहा, आप मेरे से पहले यहाँ इस पता नहीं विद्यालय है क्या कहूँ, आप इसमें चले आए, आज मुझे भी अवसर मिल गया। लेकिन मैं तो देख कर के हैरान हूँ कि धुआं उड़ रहा है, सिगरेट उड़ रही हैं, सामान तू ये ले गया, तू ये ले गया। इस प्रकार की भाषा अध्यापक के तो कैसे भैया बहनों का या बच्चों का विकास निर्माण होगा जी। हैं। तो मैं तो तीसरे दिन फिर अपना शिशु मंदिर पहुंच गया। एक बार एक बेसिक शिक्षा अधिकारी की पुत्री विद्यालय में पढ़ती थी, उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि आचार्य जी आपने विद्या भारती की बहुत सेवा कर ली, लंबा समय व्यतीत कर लिया, 20-25 वर्ष से आप कार्यरत हो, मेरे कहने से अब आप परिषदीय विद्यालय में चले गए सरकारी और उन्होंने मेरे हाथ पर नियुक्ति पत्र रख दिया। मैं और गाजियाबाद में मैं उन दिनों शिशु मंदिर में कार्यरत था, तो गाजियाबाद से कमलेश करके हमारे कार्यालय प्रमुख थे, वो कहने लगे गुरुजी आज आपको मैं अवश्य जो है वहाँ पर ज्वाइन करा करके आऊँगा। और वो मुझे लेकर के सरधना पहुँच गए, मेरठ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो एसडीआई होते हैं जी। उन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया कि आप दोराला के पास एक स्थान है, वहाँ जा कर के चार्ज ले लीजिए। वहाँ एक क्रेशर चल रहा था, हमने वहाँ पर गन्ने खाए और एक वृद्ध वहाँ पर उसको क्रेशर को चला रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई विद्यालय कहाँ के, यहाँ विद्यालय नहीं है,
सामने जो गांव है उसमें विद्यालय है। तो मैंने कमलेश जी से कहा, कमलेश जी गन्ना जल्दी खाओ और बस पकड़ो गाजियाबाद की, और कल से फिर मैं शिशु मंदिर में रहूँगा, यहाँ मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे विद्यालयों की दशा दुर्दशा देख करके फिर वहीं पर मन रम गया और एक लंबी यात्रा 40 वर्ष विद्या भारती के विद्यालयों में ही अपना निर्वहन आचार्य के नाते किया। ये भी बताएं भाई साहब, आपने 40 वर्ष एक ऐसी शिक्षण प्रणाली में अपने आप को गढ़ा और साथ साथ अनेक बच्चों के भविष्य को भी गढ़ा। आज जो है कोई 5 बिंदु आप ऐसे बताना चाहेंगे कि विद्या भारती के जो विद्यालय हैं, आज तो भारत में लगभग, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, 30,000 से अधिक विद्यालय पूरे भारत में विद्या भारती के चलते हैं। तो उनकी 4-5 कुछ विशेषताएं आप बताएंगे कि वो अन्य विद्यालयों से कैसे वो अलग हैं, मतलब जो दूसरे विद्यालयों में देखने में नहीं मिलती है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत 3-4 श्रेणी के विद्यालय संचालित हो रहे हैं जी। शिशु वाटिका है, शिशु मंदिर हैं, सरस्वती विद्या मंदिर हैं, बालिका शिक्षा है, एकल विद्यालय हैं। ऐसे कुल विद्यालय मिला करके लगभग 25,000 विद्यालय आज पूरे देश में चल रहे हैं, और लगभग 30 लाख विद्यार्थी भैया बहन जिनको हम कहते हैं जी, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और लगभग 1.5 लाख आचार्य अपना समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, और बहुत अल्प वेतन पा करके देश और राष्ट्र की भावनाओं को मन मस्तिष्क में संजो करके वो लगे हुए हैं, एक मिशन और एक विजन को समर्पित हैं। जिस प्रकार से विदेशों से क्रिश्चियन विद्यालयों में नन्स आकर के समर्पित भाव से काम करती हैं, उनसे कहीं आगे बढ़ कर के और हमारे आचार्य बंधु तन मन धन से और सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। विद्यालय जो है, हमारे विशेषताएं जो हैं वो 5 आयामों को लेकर के हमारी विद्या भारती विशेष रूप से चल रही है, जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और नैतिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, इस प्रकार के 5 आयाम विद्या भारती लेकर चलती हैं कि शिशु का विकास जो है हर दृष्टि से हो। इसके विषय में मैंने भी सुना है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पंचकोशीय शिक्षा प्रणाली अपनी है। हाँ, तो उन सभी पक्षों का विचार करते हुए विद्या भारती का शिक्षण की ये पद्धति बहुत गौरवान्वित कर रही है। भैया बहनों में संस्कार की बात जहाँ तक आती है, मैं देखता हूँ कि लगभग मुझे विद्या भारती को छोड़े हुए लगभग 18 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जिन भैया बहनों की आयु 62-63 वर्ष हो गई है, वह भी आज आकर के और दंडवत प्रणाम करते हैं जी। ऐसे भी विद्यार्थी आज मेरे पास में आते हैं, और वास्तव में मुझे ऐसा लगता कि मैं वही 73 का जो बैच हुआ करता था वो उसी के भैया बहन हैं। और आश्चर्य ये है कि 1-2 भैया बहनों को छोड़कर सभी के नाम भी याद हैं। वो आत्मीयता वाला संबंध आपका तो तब से लेके अब तक बना हुआ है। कारण यही रहा कि 2 चीज़ें जो हैं विद्यालय की बहुत प्रभाव डालती थी समाज पर। एक तो आचार्यों का संपर्क लगभग वर्ष में 4-5 बार अनिवार्य करना होता था। ये संपर्क क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। अभिभावक संपर्क को मैं बताता हूँ। उसके पीछे ये दृष्टि थी कि हमारे भैया बहनों में क्या क्या अभाव है, क्या क्या कमियां हैं, उन परिवारों में जाकर के उनको बताना कि इस बालक की ये स्थिति है, इसको ठीक करिए। फिर उस परिवार की भी स्थिति का आकलन होता था। परिवारों में उल्टे सीधे चित्र लगे हैं, अभिभावकों से अभी आग्रह किया जाता था, देखिए ये भैया जो है इन चित्रों को देख करके गलत दिशा की ओर जा रहा है, मैं एक चित्र लेकर के आया हूँ, आप इसको लगाइए। ऐसा करके परिवारों में माहौल, उस परिवार का वातावरण भी परिवर्तित होता था,
और वास्तव में बालक जो है मास्टर की होता है, वो जैसा ताले को खोलना चाहे वैसा खोल सकता है। तो उस बालक के माध्यम से परिवारों की दिशा और दशा दोनों बदली। ये विद्यालयों का प्रभाव रहा। तो संपर्क में जाते समय कुछ परिवारों में अभिभावक गलत आदतों से व्यस्त थे, तो उनसे भी आग्रह किया, देखे आपका बालक कहाँ पढ़ता है, इसका विचार करो। तुम उसके सामने ये गंदी गंदी आदतों का निर्माण करते जा रहे हो, इनको छोड़ना चाहिए। वो बालक भी कहता, देखो अगली बार आचार्य जी घर में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि पहले पिताजी से कहना कि ये धूम्रपान छोड़ो, गंदे चित्र लगाना छोड़ो, कुछ सद साहित्य रखो, है ना। तो धीरे धीरे समाज का भी परिवर्तन उन भैया बहनों के माध्यम से हुआ और संपर्क के माध्यम से आत्मीयता भी बढ़ती थी। दूसरा, अभिभावक सम्मेलन, मातृ सम्मेलन, ये नियमित हर विद्यालय में होते थे। यानी जब पीटीएम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था जी, तब आपके विद्यालय में विद्यार्थी के घर जाकर, आजकल तो पेरेंट्स जो है विद्यालय में जाते हैं पीटीएम के नाम पर, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी पद्धति बताई कि विद्यालय के आचार्य जो हैं वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के घर जाके संपर्क करते थे, व्यक्तिगत संपर्क। वो अनिवार्य पक्ष था जी। हमको एक डायरी दी जाती थी कि प्रत्येक भैया की परिवार में जाकर परिवार की किन किन गतिविधियों को हमको ठीक करना है, भैया के विषय में क्या शिकायत है या हमारी ओर से क्या सुझाव है परिवार के लिए, ये सारा लिपिबद्ध करके हम डायरी में लेकर आते थे। जी। फिर समीक्षा होती थी उसकी प्रधानाचार्य जी के साथ में बैठ करके कि इस भैया के यहाँ गए, ये शिकायतें थी, ये सुझाव थे, कितना विकास हुआ। तो बड़ी गहनता से जो है उन भैया बहनों का निर्माण होता था और परिवारों में और आचार्यों में आत्मीयता का भाव जगता था। बहुत अच्छी तरह से भाई साहब आपने इस अनूठी और निराली शिक्षा पद्धति का एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से यदि भारत को भारत बनाना है, भारत के भारत तत्व को विकसित करना है, तो आज ऐसे ही शिक्षण संस्थानों की भारत को आवश्यकता है। विद्या भारती के द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं वे भारत का निर्माण कर रहे हैं, चरित्र निर्माण कर रहे हैं उन भैया बहनों का जो उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस राष्ट्र की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करते हैं। भारत की इसी परंपरा को समर्पित ऐसे विद्यालय को हम नमन करते हैं। ऐसे विद्यालयों को स्थापित करने वाले जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनका हृदय से स्मरण करते हैं कि उन्होंने भारत माता की सेवा के लिए ऐसे शिक्षण संस्थानों की बुनियाद रखी, आधारशिला रखी, जो इस भारत को एक नया भारत बनाते हैं, भारत को भारत बने रहना देना चाहते हैं। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अपने आदरणीय भाई साहब श्री राम कुमार जी का कि वे एक अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए और उन्होंने विद्या भारती के संदर्भ में हमारे सामने अपना पक्ष रखा। नमस्कार।